नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से अध्याय 2 बहुपद। तो देखिए, अध्याय 2 बहुपद जो है रेमेडियल कक्षाओं में हमें किस तरह से पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि वास्तव में बहुपद क्या है। चर, अचर और पूर्ण घातांक की संयुक्त अभिव्यक्ति जिसमें अंकगणितीय व्यंजक जैसे जोड़, घटा, गुणा और अचरों का भाग शामिल होते हैं, बहुपद कहलाता है। यह परिभाषा ध्यान रखेंगे बच्चों। फिर आगे देखिए, बहुपद के प्रकार में हम देखते हैं एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद जिसमें केवल एक चर होता है, या तो x रहे या y रहे या z रहे, तो ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। तो देखिए, आगे हम देखते हैं एक चर वाले बहुपद में बहुपद की घात का हमें कैसे पता चलेगा। बहुपद की घात का कैसे पता चलेगा? रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की में चर की अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद में चर की घात 1 हो वह कहलाएगा रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिस बहुपद में चर की घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाएगा। और जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी जो घात होती है, अधिकतम घात है 3 है, तो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे हम यहां ले लेते हैं कि एक रैखिक बहुपद क्या होगा। मान लो 3x हमने ले लिया, 3x नाम का एक बहुपद ले लिया, यह एक रैखिक बहुपद है। या द्विघात बहुपद क्या होगा? 4x वर्ग धन 3x धन 5, इस तरह का बहुपद यदि हमने ले लिया तो यह एक द्विघात बहुपद है। फिर त्रिघात बहुपद क्या होगा? जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, 5x वर्ग धन 6x वर्ग धन 7x धन 3 है, तो इस तरह का बहुपद त्रिघात बहुपद। देखिए, इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है, तो यह कहलाएगा रैखिक बहुपद। यहां देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो द्विघात बहुपद। यहां सबसे बड़ी घात 3 है, तो त्रिघात बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद हम समझ गए। देखिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इनके देखिए रैखिक बहुपद के कितने उत्तर प्राप्त होंगे? हमें एक ही उत्तर प्राप्त होगा। तो रैखिक बहुपद का एक ही उत्तर प्राप्त होगा, तो हम इसे बोलेंगे कि इसका शून्य कितने हैं? 1। फिर द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे? 2। और त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होंगे? 3। आगे हम देखते हैं बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य यानी किसी बहुपद को शून्य करने के लिए चर का जो भी हम मान रखते हैं वह उसका क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। जैसे हमको किसी बहुपद को शून्य करना है, यानी हमारे पास 3x धन 2 इस तरह का एक रैखिक बहुपद है। अब हमें पता है कि रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, तो इस बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालेंगे? तो इस बहुपद का जिसका हमें शून्यक निकालना है उससे ही हम शून्य के बराबर लिख देंगे, तभी तो पता चलेगा कि इसको शून्य बनाने में किसका योगदान है। तो अब देखिए, अब हम इसे लिख देंगे कि 3x धन 2 बराबर 0। 2 का पक्षांतर कर दिया तो हो जाएगा 3x बराबर ऋण 2, और फिर आ जाएगा x बराबर ऋण 2 बटे 3। ये आया हमारे पास चर का मान। चर का वह मान जो किसी बहुपद को शून्य कर दे, उस चर का शून्य कहलाता है। तो अब देखिए, यहां पर हमने जो बहुपद लिया है उस बहुपद का शून्य क्या कहलाएगा? x बराबर ऋण 2 बटे 3। आगे है हमारे पास, देखिए, पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद देखते हैं क्या है। पदों के आधार पर बहुपद किन्हें बोलेंगे? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 7x बस लिख दिया, तो केवल एक ही पद है, एक पदी बहुपद। या अकेला 6 लिख दिया, एक ही पद है, तो एक पदी बहुपद। अब देखिए द्विपदी बहुपद क्या होंगे? जैसे 2x धन 7 लिख दिया, द्विपदी बहुपद है। या 7x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, द्विपदी बहुपद है। घात कितनी भी हो सकती है, उनके केवल हम पद नाप रहे हैं, तो द्विपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद क्या हो जाएगा? 7x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। इसमें देखिए 1 2 3 पद है, तो इस तरह के बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं।
अगला आता है अचर बहुपद। क्या होता है अचर बहुपद? देखिए, अचर बहुपद वह होता है जिसमें चर की घात शून्य हो। चर की घात जब शून्य हो जाएगी तो बचेगा कौन? अचर, जो उसका गुणांक था। तो अचर बहुपद जैसे कोई गिनती हमने ले लिया 3, 5, 7, जैसे ये px के इनमें से कोई भी मान हम ले सकते हैं। तो देखो अचर बहुपद क्या होगा, इनमें से हम कोई भी मान px के ले लें तो px बराबर 7 आ गया तो एक अचर बहुपद है। px बराबर -8 आ गया तो भी यह एक अचर बहुपद है। px बराबर 3 आ गया तो भी एक अचर बहुपद है। px बराबर a आ गया तो भी यह एक अचर बहुपद है। तो अचर बहुपद को तो हमने पहचान लिया। अब यदि हम देखें कि किसी अचर बहुपद, अब देखिए किसी अचर बहुपद का अवयव यदि शून्य है, अचर बहुपद का अवयव क्या है? शून्य है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। यदि किसी अचर बहुपद का पद जो है शून्य हो गया है तो उस बहुपद को हम बोलेंगे शून्य बहुपद। तो अब हम बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? तो एक पद है तो एक पदी बहुपद, दो पद हैं तो द्विपदी बहुपद, तीन पद हैं तो त्रिपदी बहुपद। फिर इसमें हम देखते हैं कि शून्य है, यदि पद अकेला पद शून्य है तो शून्य बहुपद। फिर उसकी पहचान के लिए हम देख रहे हैं कि चर की अधिकतम घात 1 है तो रैखिक बहुपद, 2 है तो द्विघात बहुपद, 3 है तो त्रिघात बहुपद। लेकिन यदि हमारे पास बहुपद कौन है? अचर है, px बराबर 3 है, अचर है, तो इसके साथ तो चर है ही नहीं है। जिसके साथ चर नहीं होता तो उसकी घात, उसमें चर की घात शून्य है। किसी भी पद की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहां पर हम कह देंगे 3 अकेला ही है और इसमें चर की घात कितनी है? शून्य है। चर की घात कितनी है? शून्य है। तो यदि कोई अचर बहुपद आपसे पूछ लिया जाए और पूछा जाए कि इस बहुपद की घात बताइए, तो इस बहुपद की घात आप क्या बताएंगे? शून्य बताएंगे। तो फिर सर इसकी घात, यदि हम अचर बहुपद की घात शून्य बताएंगे तो क्या शून्य बहुपद की घात हम क्या बताएंगे? शून्य बहुपद की हम क्या घात बताएंगे? शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। जो शून्य बहुपद आप लेंगे उसकी घात परिभाषित नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कभी फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किसी चर वाले बहुपद का गुणांक पूछ ले। मान लो 3x² + 5x + 7 है, तो इस बहुपद में आपसे x का गुणांक पूछ लिया जाए तो x का गुणांक क्या है? यहां पर चिन्ह सहित आप बताएंगे तो यहां पर +4 है। x का गुणांक कितना है? +4 है, यदि आप चिन्ह सहित बताएंगे। यदि आपके पास एक बहुपद और है, मान लो 7x³ - 5x² + 3, इस तरह का एक बहुपद है और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि x वर्ग का गुणांक कितना है, तो x वर्ग का गुणांक देखिए यहां चिन्ह सहित आप बताएंगे तो कितना आ जाएगा? x वर्ग का गुणांक -5। x वर्ग का गुणांक कितना है? यहां पर -5 है। तो इस तरह से हम बहुपदों में किसी भी चर का गुणांक भी बता सकते हैं, किसी भी घात के चर का हम गुणांक बता सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इसी में एक उदाहरण दिया गया है, तो चलिए उदाहरण ले लेते हैं। क्या है उदाहरण? नीचे दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद हमें नीचे दिए गए हैं इनकी हमें घात ज्ञात करना है। तो पहला बहुपद देखिए x⁵5 ऋण x की घात 4 धन 3 है। तो सबसे बड़ी घात यहां कितनी है? 5 है। सबसे बड़ी घात यहां 5 है, इसलिए हम इस बहुपद की घात क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। इस बहुपद की घात कितनी है? 5 है। अब देखिए दूसरा बहुपद 2 ऋण y वर्ग ऋण y की घात 3 धन 2y की घात 8। अब यहां पर चर की घात कितनी है? यहां पर चर की घात 8 है सर। अब 8 है तो हम इसे बोलेंगे इस बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की घात तो 8 है। इस बहुपद की घात हमने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। इस तरह से आपको बच्चों बहुपद की घात लिखना आना चाहिए। अब आगे है हमारे पास
कि एक उदाहरण लेते हैं, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ये एक बहुपद हमने ले लिया है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। किस हेतु? x बराबर 1 हेतु। x बराबर 1 रखने पर इस चर का क्या मान प्राप्त होगा? x बराबर 1 रखने पर चर का क्या मान प्राप्त होगा? तो चलिए हम इस चर में x बराबर 1 रख देते हैं। तो देखिए x बराबर 1 रखने पर सबसे पहले हम लिख देंगे कि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 जब हम यहां रख देंगे इस बहुपद में तो क्या हो जाएगा? P1 निकलकर सामने आएगा। P1 5, इस x की जगह को हम हर जगह खाली कर देंगे। ये देखिए x की जगह मैंने खाली कर दिया और x की जगह में क्या रखना है? 1। यहां पर घात 2 है तो घात 2 कर दिया, यहां पर भी 1। अब हमें ये मान तो हमने रख दिया, अब इस मान को हम हल कर देंगे तो वास्तव में px के स्थान पर 1 रखने पर जो हमें p1 का मान प्राप्त हुआ है वो आ जाएगा। क्या है? तो देखिए क्या मान प्राप्त होगा p1 का? देखिए 5 और 1 का वर्ग जब हम करेंगे 1 गुणा 1 तो 1 ही प्राप्त होगा। फिर ऋण 3 का 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा और धन 7। तो p1 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां देखिए 5 एकम 5 और ऋण 3 धन 7, 5 ऋण 3 धन 7। तो P1 का मान देखिए 5 में से सबसे पहले 3 कम कर दो, 2 आया, 2 में 9 जोड़ दो, 7 जोड़ दो तो 9 आया। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। हमें दिया हुआ है कि y बराबर 2 रखना है हमें कहां पर? QY बराबर 3y की घात 3 ऋण 4y धन करणी 5 बहुपद में। तो रख देते हैं, हमारे पास बहुपद क्या दिया हुआ है? 3y की घात 3 ऋण 4y धन करणी 15। तो यहां पर हमें क्या रखना है? y बराबर 2 रखना है। रख देंगे y बराबर 2 रखने पर, चलिए तो यहां पर हो जाएगा P2, y के स्थान पर 2 रख दिया। फिर यहां देखिए 3, फिर यहां पर भी 2 का क्यूब -4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 15। ये देखिए ये हमने रख दिया। अब इसे हम हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 तो 8 हो जाएगा, 8 से 3 का गुणा हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 किया, 8 आ गया, 8 से 3 का गुणा हुआ 24 हो गया। ऋण 4 दूनी 8 हो गया, धन अंडर रूट 15 है। तो 24 में से क्या घट जाएगा? 8, तो बचेगा 16 धन करणी 15। ये हमारा मान आया, किसका? P2 का मान आया। इस तरह से आप कहीं भी y का मान x का मान रखकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास है गुणनखंड प्रमेय। क्या है गुणनखंड प्रमेय? तो देखिए गुणनखंड प्रमेय हम समझते हैं, यदि px घात n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? यदि एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है और उसमें हम देख रहे हैं कि a कोई वास्तविक संख्या है तो x ऋण a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa रखने पर 0 प्राप्त हो। यानी उस अचर को रखने पर यदि बहुपद शून्य हो जाता है तो हम कहेंगे कि उस अचर को जब हम x में से घटाएंगे तो वह एक गुणनखंड होगा, उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम जैसे ही उस a को x के स्थान पर रखेंगे और शेषफल जैसे ही शून्य आएगा तो हम समझ जाएंगे कि x ऋण a एक गुणनखंड होता है। यदि a रख दिया हमने, pa बराबर 0 होता है यदि x ऋण a px का एक गुणनखंड है। हमें पहले से ही गुणनखंड यदि पता है कि x माइनस a एक गुणनखंड है तो a रखने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा, या x माइनस 2 एक गुणनखंड है तो 2 रखने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा। चलिए ये थी हमारी गुणनखंड प्रमेय। जांच कीजिए, एक उदाहरण ले लेते हैं। जांच कीजिए कि x धन 2 बहुपदों x की घात 3 धन 2x वर्ग धन 5x धन 6 और 2x धन 4 का एक गुणनखंड है। ये हमें जांच करना है। तो देखिए करते हैं जांच। सबसे पहले हमको क्या जांच करने के लिए बोला गया है? x धन 2 दो बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। तो हमें x धन 2 दिया हुआ है,
हल में क्या ले लेंगे, x धन 2 बराबर 0। तो x बराबर -2। यदि x बराबर -2 रखने पर ये दोनों बहुपद यदि शून्य हो जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये x धन 2 एक गुणनखंड है। बहुपद हम सबसे पहले ले लेते हैं px, क्या है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये बहुपद है। लिख दिया x बराबर -2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर रख दो p माइनस 2 इज इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ये -2 मैंने सभी x के स्थान पर -2 रख दिया। अब रखने पर हमें पता चल रहा है कि P2 की जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, ऋण 2 की घात 3, 3 घात होने के कारण उत्तर में ऋण आएगा और 2 की घात 3 का होता है 8। फिर 2 और ऋण 2 की घात 2 है, यहां पर 2 घात होने से ऋण 2 की घात 2 तो धन में आ जाएगा उत्तर 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो पहले अभी हम 4 कर दे रहे हैं। फिर 5 का 2 से ऋण 2 से गुणा होगा तो ऋण 10 और धन 6। तो इसे जब हम हल कर देंगे तो ऋण 8 धन 8 ऋण 10 धन 6। तो यहां पर 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, लेकिन उत्तर कितना आया, ऋण 4 आया। P2 का मान कितना आया, ऋण 4 आया। अतः हम कहेंगे कि यह बहुपद का शून्यक x धन 2 नहीं है। x धन 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, ऐसा हमारे पास सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहां लिख देंगे x धन 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे हम दूसरे भाग को सिद्ध करेंगे। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है कि 2x प्लस 4। तो देखते हैं 2x प्लस 4, px1 मान लिया इसको, 2x प्लस 4 है। तो यहां क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 2 रख देंगे, x बराबर ऋण 2, तो x बराबर ऋण 2 रखने पर, अब x का बहुपद है तो यहां लिख देते हैं qx लिख देते हैं। चलो qx, x का बहुपद है तो इससे हम लिख देते हैं qx बराबर 2x धन 4, 2x धन 4, x बराबर ऋण 2 रखने पर रख दीजिए x बराबर ऋण 2। देखते हैं क्या होता है, यहां x बराबर ऋण 2 रखेंगे तो यहां जाएगा ऋण 2, 2 गुणा ऋण 2 धन 4। तो देखिए यहां पर हो जाएगा q माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4, और ये हो जाएगा -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो लिख देंगे अतः x धन 2 शून्यक है, यहां पर शून्यक है, बहुपद का एक, सॉरी, अतः x धन 2 बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरह से हम इसे सिद्ध कर देंगे। अब आगे हमारे पास क्या है, एक उदाहरण दिया गया है, यदि x ऋण 1 4x की घात 3 धन 3x वर्ग ऋण 4x धन k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड है तो हम समझ गए कि x धन 1 एक गुणनखंड है, x ऋण 1 एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, जब हमें पता है कि जब एक गुणनखंड है तो x बराबर 1 रखने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल शून्य होगा। हमें पता है, हमने गुणनखंड प्रमेय पढ़ा है, x बराबर 1 रखने पर शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहां पर x बराबर 1 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, px बराबर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k में x बराबर 1 रख देंगे। 1 रखने पर क्या होगा बच्चों, देखिए यहां पर रख देंगे हम p1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3
फिर 1 है तो स्क्वायर है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर k, और ये पूरा मान किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसे हम क्या लिख देंगे? शून्य के बराबर लिख देंगे। अब इसे शून्य के बराबर लिख दिया पूरा, तो p1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 और 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 एकम 4, प्लस k इज इक्वल टू 0। k के अलावा सबको हल कर देंगे, तो 4 और ये ऋण 4, ये तो कैंसिल हो गया। फिर 3 है तो k बराबर धन 3 इधर है, उस तरफ जाके ऋण 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ये जो k का मान हमने निकाला यही हमारा आंसर होगा। यही हमसे पूछा गया था कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया? x बराबर 1 रख दिया, ये देखिए, और फिर हमें पता चला कि इस गुणनखंड के मान को यदि हम यहां रखते हैं तो शेषफल तो 0 होता है, इसलिए हमने बराबर पर 0 लिख दिया। अब आगे है बीजीय सर्वसमीकाएं हैं बच्चों। ये 8 बीजीय सर्वसमीकाएं मुख्य रूप से आपको अच्छी तरह से इसे समझना है, याद करना है। सबसे पहले है a धन b पूरे की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। फिर अगला है a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। अब एक कोष्टक में यदि a धन b है, दूसरे कोष्टक में a ऋण b है, एक में धन और एक में ऋण है, तो होता है पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चौथी सर्वसमीका है x धन a इंटू एक्स धन b यदि हो तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। आगे है a धन b धन c पूरे की घात 2 बराबर, देखिए a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2, फिर 2ab 2bc और 2ca। एकदम सिंपल है, 2ab 2bc 2ca। फिर देखिए a धन b पूरे की घात 3 बराबर क्या होगा? a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक में a धन b। सभी धन के चिन्ह लग गए। अब देखिए a ऋण b पूरे की घात 3 में देखिए a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab कोष्टक में a ऋण b। जब हम कोष्टक तोड़ेंगे तो फिर धनात्मक आएगा, लेकिन अभी देखिए बीच में सारे ऋण चिन्ह लगे हुए हैं। आगे है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहले कोष्टक में यदि a प्लस बी प्लस सी हो और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, देखिए दो दो के रूप में है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यदि इस स्थिति में है तो देखिए इनका आपस में गुणा होकर 3 घात के पद प्राप्त होंगे ना, इसलिए a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 और फिर प्राप्त होता है सीधे -3abc। इस तरह की 8 सर्वसमीकाएं हमें याद रखना है। आगे है सीधे गुणा ना करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा किए बिना हमें क्या करना है? 105 गुणा 106 का मान ज्ञात करना है, सीधे गुणा किए बिना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लिख देंगे हल 105 गुणा 106। 105 गुणा 106 को हम क्या लिख देंगे? देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसे हम गुणा नहीं करना है तो 105 को लिख देंगे 100 धन 5 और 106 को लिखेंगे 100 धन 6। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है x धन a इंटू एक्स धन b सर्वसमीका, हम उसका प्रयोग करेंगे फिर। तो यहां हो जाएगा 100 धन 5 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 100 धन 6। तो अब ये क्या होगा? देखिए 100 धन 5 और 100 धन 6, तो दोनों में हम सर्वसमीका कौन सी लगाएंगे? x धन a इंटू एक्स धन b बराबर एक्स वर्ग धन a धन b एक्स धन ए बी के प्रयोग से इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे। इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे तो कैसे हो जाएगा? देखिए यहां x के स्थान पर कौन है? 100 है, a के स्थान पर कौन है? 5 है, फिर x के स्थान पर 100 और b के स्थान पर 6। तो इसे हम जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसी तरह की इस रूप में हम सर्वसमीका लगा देंगे तो हो जाएगा 100 की घात 2 धन 5 धन 6 गुणा 100 धन 5 गुणा 6। तो इसे हल करने पर क्या होगा? देखिए 100 की घात 2 यानी 100 गुणा 100, तो 2 शून्य के 4 शून्य हो गए, 5 और 6 हो गया 11, 11 का 100 से गुणा होगा तो 1100, ये देखिए, और
5 छक्का 30। तो ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इकाई जोड़ दिया, 0, दहाई जोड़ दिया, 3, सैकड़े में 1, हजार में 1 और 10,000 में 1, तो 11,130। 11,130 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आगे है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। हमारे पास ये 2 सवाल दिए गए हैं, इनके गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए हम 20 से इन्हें 2 भागों में बांट लेते हैं। और पहला वाला जो सवाल है, 49a वर्ग धन 70ab धन 25b वर्ग। a वर्ग b वर्ग आया है, बीच में एक पद है, तो हम समझ जाएंगे कि ये 2 घात वाला a धन b कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी। सबसे पहले हम इसे सर्वसम्मिका के लायक बना दें, तो क्या हो जाएगा, इससे ही आप हल समझकर आगे बढ़ाएंगे। 49 किसका वर्ग है, 7 का है, तो 7a पूरे की घात हो जाएगी 2। 25 किसका वर्ग है, 5 का है, तो 5b पूरे की घात हो जाएगी 2। हमने पहला और आखिरी पद को पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें इसे 2ab बनाना है। 2ab बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर देखिए 2 तो हमने ले लिया, a कितना है 7a है और b कितना है 5b है। अब देखते हैं कि ऊपर के पद के बराबर प्राप्त होता है या नहीं। 5 7 35 दूनी 70 तो आ गया, a एक बार और b एक बार, तो हमने उसी पद को इस भाग में तोड़ लिया। अब क्यों ऐसा, चूंकि क्या है सर्वसम्मिका में, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, a धन b पूरे की घात 2 लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख देंगे, a कौन है 7a है और b कौन है 5b है, तो लिख देंगे 7a धन 5b पूरे की घात 2। या इसे हम लिख सकते हैं 2 भागों में तोड़कर 7a धन 5b गुणा 7a धन 5b, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब दूसरा पद क्या है, 25/4x वर्ग ऋण y वर्ग है, तो इसे हम हल कैसे करेंगे। 25 है 5 का वर्ग और 4 है 2 का वर्ग और x पूरा लिख दिया पूरे की घात 2 ऋण y वर्ग, इस तरह से कर दिया। अब हमारे पास कौन सी सर्वसम्मिका लग रही है, देखिए a वर्ग ऋण b वर्ग की स्थिति बन रही है। तो एक कोष्टक में a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b, अभी हमने याद किया बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए यहां पर हो जाएगा सीधे a कौन है अभी यहां पर 5/2x है और b कौन है y है, तो लिख देंगे एक कोष्टक में 5x/2 ऐसा लिख सकते हैं धन y और दूसरे कोष्टक में 5x/2 ऋण y। इस तरह से ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहां पर देखिए प्रसारित रूप में लिखना है हमें। ये देखिए पद दिया हुआ है, इसे प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3a धन 4b धन 5c पूरे का वर्ग है, तो इसे हम सीधे लिख देंगे हल में। क्या हो जाएगा, 3a धन 4b धन 5c पूरे का वर्ग, a धन b धन c पूरे का वर्ग का हमने अभी सर्वसम्मिका याद किया है। a का वर्ग यानी a कौन है अब 3a का वर्ग, धन b कौन है 4b का वर्ग, धन c कौन है 5c का वर्ग, फिर धन 2ab यानी 2, फिर a 3a, फिर b कौन है 4b, फिर 2bc तो 2b के स्थान पर 4b और c के स्थान पर 5c, फिर धन 2ca क्या हो जाएगा 2c के स्थान पर 5c और a के स्थान पर 3a। इस तरह से हमने सर्वसम्मिका लगा दिया। इसे हम अब एक ही लाइन में हल कर देंगे। 3 का वर्ग हो जाएगा 9a वर्ग, फिर 4 का वर्ग हो जाएगा 16b वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25c वर्ग, फिर ये वाला पद आ गया 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो क्या हो जाएगा 24ab, फिर कौन है धन 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, 40bc धन 5 दूनी 10, 10 दिया 30ca, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9a वर्ग धन 16b वर्ग धन 25c वर्ग धन 24ab धन 40bc धन 30ca। इस तरह से हमारा हल हो जाएगा।